एक बड़ी बात कह रहे हैं कि जमीन पर कार्यकर्ताओं का दिल कितना मिलता है, ये बड़ी बात है। दो जगहों पर जो हमने जब मोकामा और गोपालगंज की थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, वहां पर हमने देखा लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली थी नीतीश कुमार को लेकर के। और चूंकि अनंत सिंह का कद इस तरह से था कि वहां कोई मतलब नेता मायने नहीं रखते, वहां खुद अनंत सिंह का कद। लेकिन एक मैसेज तो गया कि नीतीश कुमार वहां चुनाव प्रचार में नहीं गए, और यहाँ इसलिए आ रहे हैं कि जेडीयू के कैंडिडेट हैं। नहीं, बिल्कुल ये बात तो जाएगी। इस संदेश से कुर्मी विधानसभा जेडीयू की इज्जत का सवाल है। जो अभी तक ये माना जाता था जो मोकामा और गोपालगंज में हुआ उसमें जेडीयू नहीं लड़ रही थी, और ये संकेत भी था। देखिए, जेडीयू और आरजेडी के साथ ये संकेत अभी जा रहा है कि हाथ तो मिल गए हैं, लेकिन अभी दिल कितने मिले हैं, क्योंकि मेरे पास जो दल मिले हैं, दिल नहीं मिले। जी, दल मिले हैं, दिल नहीं मिले। जी, दल मिल गए, लेकिन दिल ना ऊपर मिल रहे हैं। जब तक ऊपर नहीं मिलेंगे तब तक नीचे दिल कैसे मिलेंगे? तो अभी तो जो बड़े नेता है नीतीश कुमार और तेजस्वी जी, इनके इतने बड़े संकेत नहीं आए हैं। तो कुर्मी विधानसभा में आकर के ये शायद संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दल ही नहीं, दिल भी मिले हैं। तो इसलिए, लेकिन ये अचानक से कैसे होगा, यही सवाल है ना सर। आलोक सर, यही सवाल है कि अचानक से कैसे होगा। आप दो जगहों पर नहीं जाते हैं और अचानक, चूंकि यहाँ पर ये जाएंगे अगर, तो ये सवाल तो वहां लोग पूछेंगे ना कि जेडीयू के कैंडिडेट थे इसलिए नहीं आए, महागठबंधन के कैंडिडेट यानी आरजेडी के कैंडिडेट थे वहां पे, तो नीतीश कुमार ने मना कर दिया और यहाँ आप जेडीयू के हैं तो आ रहे हैं। नहीं, ये प्रश्न नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी को, दोनों को आंसर करना कुर्मी विधानसभा के लिए और बिहार के लिए बहुत कठिन है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि अगर कुर्मी में भी नहीं आते हैं तो जो गलती दो बार कर चुके हैं वो तीसरी बार वो गलती करेंगे। क्योंकि आप देखिए, जब अगर गंगा गंगोत्री से निकले वही अपवित्र हो जाए तो फिर नीचे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। संदेश कानपुर में आएगी, इलाहाबाद में जाएगी, तो वैसे भी शुद्ध नहीं रहेगी। यानी ऊपर के दल के नेताओं को ये सख्त संदेश देने की जरूरत है। मैं आपको ये बता दूं कि जो कुर्मी विधानसभा चुनाव है ये संकेत देगा कि बिहार में इस गठबंधन का भविष्य क्या है। क्योंकि याद रखिए, गणती आधार पर तो जेडीयू आरजेडी जब मिल जाते हैं तो टेक्टोनिक शिफ्ट आना चाहिए, तूफान आना चाहिए, सुनामी आनी चाहिए। लेकिन तो अभी दो जगह गोपालगंज, वो तो नहीं दिखा। गोपालगंज तो हार गए, गोपालगंज तो हार गए। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि टेक्टोनिक शिफ्ट आना चाहिए था, लेकिन वो आया नहीं। तो अब इनके पास ये संदेश देने की जरूरत है कि जो आरजेडी जेडीयू को मिला करके जितना मत इन्हें प्राप्त होना चाहिए कागज में, जो जाति आधार पर, क्या उसके हिसाब से मत प्राप्त कर पा रहे हैं? तो ऐसा मुझे लगता है कि नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ये संदेश देने में सफल नहीं हुए तो बीजेपी की सबसे बड़ी विजय ये होगी कि 17 सालों से बीजेपी बिहार में जेडीयू की, नीतीश कुमार की पिछलग्गू छाया के रूप में रही है। और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है, अगर वो कुर्मी विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं तो वो उससे बाहर निकल आएंगे कि उन्हें नीतीश कुमार की उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए बड़ा खतरा ये है कि अगर नीतीश कुमार ये चुनाव हार जाते हैं तो जो उनके बिहार में उनकी प्रासंगिकता है उस पर प्रश्न उठ जाए, वो खत्म हो जाए। ठीक है, वो तो भविष्य के घर में होगा। मणिभूषण जी, आप पांडे जी, निश्चित रूप से आपसे ये सवाल जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जो महागठबंधन के पक्ष में बातें हैं, चाहे तेजस्वी, वो ये कहते हैं कि हमने एक बार गठबंधन किया और जब भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव 2015 में लड़ी 51-52 सीटों पर सिमट गई। अब हम एक बार फिर से साथ आए हैं, हमारी गलती हुई कि हम एक बार वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ चले, और ये खुले तौर पर नीतीश कुमार कह रहे हैं। आपको लगता है कि इस बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, आरजेडी के साथ जब नीतीश कुमार आए हैं और बिहार में उपचुनाव है और उपचुनाव के बाद 2024 और 2025 का रण जो है वो सामने है, कितना असर डाल पाएंगे नीतीश कुमार, आपको लगता है, दोनों मिलकर बिहार में? देखिए, राजनीति में 2 और 2 हमेशा 44 नहीं होता, शून्य भी होता है। उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। एक बार 1990 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन चरम पर था, तब एक यहाँ उत्तर प्रदेश में नारा बड़ा प्रसिद्ध हुआ था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उन्होंने बीजेपी के उस आंदोलन के समय, चरम के समय में हरा दिया था भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन उसके बाद जब आप देखते हैं फिर से सपा और बसपा अपने राजनीतिक मजबूरियों के कारण दोबारा जुड़ते हैं तो बीजेपी उन्हें हरा देती है। अभी चुनाव में 2022 के चुनाव में आप देख लेते हैं या लोकसभा चुनाव में आप देख लेते हैं, तो हर बार जनता एक प्रयोग को जरूरी नहीं कि स्वीकार ही कर ले। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और आरजेडी जेडीयू दूसरी तरफ है।
तो 2015 में क्या हुआ वो इतिहास की बात है, तब से आज तक गंगा में बहुत पानी बह गया है। तो जरूरी नहीं है कि वो जो जेडीयू और आरजेडी जो कागजों में इतने मजबूत लगते हैं वो वास्तव में उतनी मजबूती हो, और बिहार की ग्राउंड पे कितना मजबूत। जी, बिहार की जनता उन्हें उस रूप में ले जिस रूप में वो जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर के लेवल पर ही अभी बहुत ज्यादा दिल मिले हुए नहीं लग रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं को जिनको छोटी छोटी बातों में एक तरह से फेस करना पड़ता है, हाथ भले मिला ले, दिल नहीं मिल पाता है। इसीलिए साथ जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी जी ये प्रयास कर रहे हैं कि कुर्नी जाएं और कुर्नी में जा करके ये दिखाने की कोशिश करें कि हम मिल गए हैं, दिल मिल गया है, आप भी मिल जाइए। जेडीयू का क्या स्थिति, यहाँ आरजेडी और बीजेपी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जेडीयू और नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर के फर्क पड़ेगा, क्योंकि जेडीयू यहाँ चुनाव लड़ रही है, मोकामा और गोपालगंज में आरजेडी चुनाव लड़ रही थी और वहां मैच टाई अप हुआ था। तो कुर्नी का जो चुनाव है ये केवल एक उपचुनाव मात्र नहीं है, ये बिहार और भारतीय राजनीति को बदलने वाला चुनाव है। जैसे इस समय दो चुनाव ऐसे हैं जो भारत में बहुत चर्चा में, उपचुनाव उत्तर प्रदेश में मैनपुरी का लोकसभा चुनाव और कुर्नी का विधानसभा चुनाव, ये क्षेत्रीय दलों के भविष्य को तय करेंगे। निश्चित रूप से विमल सिंह जी हिसाब से देखें तो अब तक की जो स्थिति रही है, जो रुझान रहा है, वो किसी एक दल को ये नहीं कह सकते आप स्पष्ट तौर पर कि वो जीत रही है। पिछले विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है उसके इतिहास को भी देखते हुए और वर्तमान जो परिस्थितियां वहां पनप रही है उसको देखते हुए भी। देखिए, मैं मानता हूं कि जाति, बिहार उत्तर प्रदेश से राजनीति से बिहार जाति कभी जाती ही नहीं है, जाति तो रहेगी ही। और आप मान के चलिए जाति का जो फिक्स वोटर है वो उसने तय कर लिया है कि जेडीयू को जाना है या बीजेपी को जाना है या एआईएमएम को जाना है या वीआईपी को जाना है। अब यह कि वीआईपी और एआईएम इतनी ताकत लगाएंगे कि ये कितनी ताकत लगाएंगे इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा बीजेपी और जेडीयू के रिजल्ट पर। पहली बात ये आप समझिए कि ये कितना कैसा लड़ते हैं, यानी एक दूसरे के वोटर को कितना काट पाते हैं। दूसरा, जो ये नेता जाएंगे तो जो आप जानते हैं कि राजनीति में फ्लेक्सिबल वोटर, वो जो फ्लोटिंग वोटर कहते हैं, जो हवा के आधार पर उनकी हवा बहुत उनको वोट दे रहे हैं, उस पर जीत और हार तय करेगी। यानी मैच आखिरी बॉल तक जाएगा। अगर क्रिकेट की भाषा में कहें, वन साइडेड नहीं है। अगर मैच वन साइडेड नहीं है तो मैं इसे मानता हूं कि ये फिर बीजेपी की सफलता है, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू के मिल जाने के बाद कुर्नी विधानसभा कायदे से वन साइडेड हो जानी चाहिए जातीय गणित के अनुसार। लेकिन अगर जातीय गणित के अनुसार ये वन साइडेड नहीं हो रहा है तो फिर ये आखिरी दिन तक, या हम लोग हो सकता है कि रिजल्ट के दिन भी बहुत सरप्राइज्ड हो कि बार बार वोट आगे पीछे होता हुआ दिखाई दे। बहुत कांटे की टक्कर है और अंतिम रूप से कह पाना अभी थोड़ा जल्दबाजी और मुश्किल है। और ये मैं मानता हूं। ठीक है विमल सिंह जी आलोक का ही एग्जांपल लेते हैं। एक लाभार्थी वर्ग, जो बेनिफिशियरी वर्ग का जिक्र कर रहे थे रमेश सर, वो जो तैयार हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उसने तमाम जातीय मिथक को तोड़ दिया है। और इसका एग्जांपल भी देखिए, उत्तर प्रदेश में इतने अपार जन समर्थन के साथ योगी आदित्यनाथ आते हैं तो वहां कहीं ना कहीं जातियों का मिथक टूटा है। और यही चीज धीरे धीरे, यही प्रयोग भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी कर रही है। चेहरा नरेंद्र मोदी का होता है। इस प्रयोग में भारतीय जनता पार्टी कितना सफल, कितना विफल, और आने वाले 2024 और 2025 में जब चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी अकेले मैदान में होगी, तो इसको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली मैं तो मानता हूं जातियों का मिथक टूटा ही नहीं है। जातियां जुड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट कौन करता है नीचे के लेवल पर? वो सबसे ज्यादा रिसर्च करती है जातियों की। तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा नहीं, तो सभी जातियों का वोट मिला तभी तो इतना अपार जन समर्थन आया ना। इसको दूसरे नजरिए से क्यों ना देखें कि जातियों का मिथक टूटा? नहीं, एक्चुअली जातियों का मिथक इस तरह से हम कह सकते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं मिलता था, लेकिन जातियों का मिथक तो आज भी जातवाद बढ़ा ही है एक तरह से आप देखिए। और बस भारतीय जनता पार्टी का कैनवस बड़ा होता चला जा रहा है। जो भाई साहब ने अभी कहा था कि ब्राह्मणों बनियों की पार्टी, शहर की पार्टी, फिर गाँव की पार्टी, फिर अब जो आ रहा है वो अब हिंदुओं की पार्टी, ये अभी तक चल रहा था, उसमें सारी जातियां आ गई। अब इसके एक आगे और एडवांस है, भारतीय संस्कृति को जो मानते हैं उनकी पार्टी, यानी मुस्लिमों में असमानताओं को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना कैनवस बड़ा करती चली है। और ये देखें कि इसी के साथ और मैं जोड़ दूं, मैं कई बार कहता हूं कि वो पीओके और फिर अखंड भारत की तरफ भी जाती है।
अब वो कितना सफल होगी भारतीय जनता पार्टी अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कैनवस को लगातार बड़ा कर रही है और उसमें वो अभी तक तो पूरी तरह से सफल है। ठीक है विमल सिंह जी, ये जानना चाहिए, ठीक है आलोक पांडे सर, निश्चित रूप से ये सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे, जो रमेश तिवारी सर कह रहे हैं उस तर्क से आप सहमत हैं या फिर कोई नया समीकरण भी देख सकते हैं? क्योंकि इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि बिहार में कब क्या हो जाए, कौन किसका पाला किधर बदल जाए, ये कहना मुश्किल लग रहा है। नहीं, मैं तो हमेशा मानता हूं कि नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा करना बड़ा कठिन है। विश्व का कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो नीतीश कुमार जी जैसा हो। इतनी जल्दी वो बदल लेते हैं अपने पाले को, और पाला ही नहीं बदलते, सरकार भी बदल लेते हैं, और सरकार ही नहीं बदलते, वो प्रासंगिक भी है। अब हम उनकी प्रासंगिकता पर लेकिन कुर्सी नहीं बदलती, ये भी दिलचस्प है नीतीश कुमार के कैरेक्टर में। जी, आईने वही रहते हैं, चेहरे भी वही रहते हैं। जी जी, तो नीतीश कुमार जी एक्चुअली, इसको अगर हम इस तरह से देखें कि आरजेडी और जो बीजेपी का जो वोटर है बिहार में, वो लगभग फिक्स है, एक जैसा है, एक स्थिर है, और जहां नीतीश कुमार जी बैठ जाते हैं उसका पाला भारी हो जाता है। तो नीतीश कुमार जी को अच्छी तरह पता है, पिछले 17 साल से इसी बात पे वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो आरजेडी के साथ हो चाहे वो बीजेपी के साथ हो, कि जिसकी तरफ है वही भारी है। अब ये प्रयोग करते करते नीतीश कुमार जी अपने सिचुएशन पर आ गए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अभी 100% में श्योर नहीं हूं कि वो बीजेपी फिर को बैठा ले पाले में। अगर बीजेपी ये चुनाव हार जाती है तो दूसरी चीजें होंगी, बीजेपी चुनाव जीत जाती तो दूसरी चीजें होंगी। अगर कुर्मी विधानसभा बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो नीतीश कुमार की बार्गेनिंग शक्ति कम हो जाएगी। बीजेपी कहेगी अब छोड़ो, हम तुम्हारा परमानेंट तलाक ले रहे हैं तुमसे। लेकिन अगर बीजेपी, शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार के पोस्टर में हमेशा ये लिखा होता है, नीतीश सबके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारा आज का जो मुद्दा था वो ये था कि कुर्मी में नीतीश कुमार जो जा रहे हैं उसका कितना नीतीश कुमार वो छोड़ पाते हैं तेजस्वी यादव के साथ वो चुनाव प्रचार में जा